और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में आतंकियों के जन्नत प्लान। यूपी एटीएस ने एक आतंकी मॉडल का भानाफोड़ किया, जिसमें सामने आया कि ये टेरर नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंधित था और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने पैर पसार रहा था। आतंकियों ने अपनी साजिश का कोड नेम रखा था। कोड नेम था जन्नत, जिसे जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी की गई। मगर ये जन्नत का मंसूबा कामयाब हो पाता, यूपी फोर्स ने एक्शन लिया और पूरे प्लान को जहन्नुम पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में आतंकियों का जन्नत प्लान, योगी फोर्स बनाएगी जहन्नुम। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में आतंकियों की खेप तैयार कर रहे थे। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन योगी के धुरंधरों ने इन दहशतगर्दों पर शिकंजा कसकर देश को दहलाने का नापाक प्लान पूरी तरह फेल कर दिया और इनके जन्नत वाले ख्वाब को जहन्नुम में बदल दिया। आतंक का ये जाल पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक बिछाया गया था। शामली, बिजनौर, मेरठ और कुशीनगर में आतंकी मॉड्यूल एक्टिव थे। यूपी एटीएस ने शामली से 6 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का शक है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि ये सभी आतंकियों के स्लीपर सेल का हिस्सा थे। शाकिब और उसके साथियों ने यूपी एटीएस को बताया है कि कई हिंदूवादी नेता उनके रडार पर थे। हैदराबाद, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले इन हिंदूवादी नेताओं की रैकी भी इन लोग ने की थी। इस टेरर नेटवर्क का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर बताया जा रहा है, जिसने इस मिशन को जन्नत नाम दिया था और साकिब को टेरर मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। साकिब को महाराष्ट्र भेजकर कई जगहों की रेकी भी करवाई गई थी। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भी कहा गया था। पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी अबू बकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अलग अलग जगहों पर अपनी टीम बना रहा था। इस पूरे मिशन के पीछे उसी का हाथ था। वही पैसों का लेन देन कराता था और टास्क भी देता था। उसने बकायदा इस टास्क का नाम जन्नत रखा था। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उनमें साकिब भी शामिल था। ये चारों लखनऊ, मेरठ समेत कई शहरों में गाड़ियों के शोरूम, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और रेलवे ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाने की तैयारी में थे। इनका मकसद जगह जगह आगजनी और अफरा तफरी फैलाना था। प्लान के मुताबिक लखनऊ में हमला करने के बाद इन आतंकियों को महाराष्ट्र या हैदराबाद जाने का निर्देश दिया गया था, जहां उन्हें पूरी मदद मिलने वाली थी। यूपी एटीएस की पूछताछ में शाकिब ने बताया है कि अबू बकर बकायदा बी टीम बनाकर भी काम कर रहा था। शाकिब के अलावा उसकी बी टीम स्लीपर सेल की तरह काम कर रही थी और इस बी टीम की कमांडर महिला थी, जिससे शाकिब को मिलना था। इस टेरर मॉड्यूल में केमिकल एक्सपर्ट को भी शामिल करने की तैयारी थी, जिससे हमले को और घातक बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों ने ब्लास्ट के वीडियो देखकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। एटीएस को जांच में मेरठ, अलीगढ़ और गाजियाबाद के कई गाड़ियों के शोरूम के वीडियो भी मिले हैं। यूपी में एक्टिव इस टेरर मॉड्यूल को दुबई में मौजूद आकिब चला रहा था। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ग्राउंड सपोर्ट देना था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बी टीम को एक महिला कमांडर लीड कर रही थी। योगी फोर्स अब आतंकियों की इस बी टीम का पर्दाफाश करने में जुट गई है, ताकि पूरे टेरर नेटवर्क को डिकोड किया जा सके। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब यूपी में पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया हो। योगी राज के दौरान पिछले 5 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेटवर्क का खुलासा हो चुका है और हर बार ऐसे दहशतगर्दों के मंसूबों को योगी फोर्स मिट्टी में मिला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में अपराधी या तो सलाखों के पीछे पहुंचाए जाते हैं या उनको दुनिया से विदा किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुका माफिया गैंग अब खुद को जिंदा रखने की हर कोशिश कर रहा है और यहां तक कि आपस में खून तक बहाने से गुरेज नहीं कर रहा। प्रयागराज के अंदर अतीक गैंग से जुड़े बदमाशों की ने अतीक के साथी प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम हत्या कर, यानी मृतक प्रॉपर्टी डीलर भी अतीक गैंग का था, मर्डर करने वाला भी अतीक गैंग का था।
ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। गोली मार दी है क्योंकि बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर इरफान को निशाना बनाया। यही नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए, बल्कि जाते जाते इलाके में तमंचा लहराकर दहशत भी फैलाई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इरफान को लहूलुहान कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 45 से 50 साल की मध्य का है और प्रॉपर्टी का ये कार्य करता है। इस हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इसका कनेक्शन माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़ा नजर आया। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर इरफान, जिसकी बदमाशों ने हत्या की, वो माफिया अतीक के भाई अशरफ का गनर रह चुका था। वहीं इस हत्याकांड में आरोपी आसिफ दुर्रानी का भी नाम सामने आया, जो अतीक गैंग का सदस्य और शूटर रह चुका है। अतीक अहमद का गुर्गा आसिफ दुर्रानी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के केस दर्ज हैं। प्रॉपर्टी डीलर के परिवार ने आसिफ दुर्रानी पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हत्याकांड और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। सीसीटीवी और आसपास के विजुअल खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रत्येक एंगल पर इसमें जानकारी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे और फुटेज इसमें खंगाले जा रहे हैं। इसमें घटना के अनावरण के लिए हमने 5 टीमें बनाई हैं, जो सीसीटीवी कैमरा देखेगी, मैनुअल इनपुट के आधार पर कार्य करेगी और इस घटना की सफल अनावरण के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ जमीनी विवाद है या फिर इसके पीछे गैंग वॉर की साजिश? माफिया अतीक अहमद की मौत 15 अप्रैल 2023 की रात को हुई थी। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त 3 हमलावरों ने पत्रकार बनकर अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके गुर्गे अभी भी प्रयागराज में एक्टिव हैं, जिनके बीच आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन योगी फोर्स इनके खात्मे के लिए लग गई है। जल्द ही माफिया अतीक के गुर्गे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, बिल्कुल साफ है। माफिया हो, गैंगस्टर हो, गौ तस्कर हो, हर कोई कानून के दायरे में रहता है। नहीं रहता है तो कार्रवाई का शिकार हो। शहर शहर कानून का राज स्थापित करने के लिए क्राइम की कमर तोड़ी जा रही है, क्योंकि योगी ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध या अपराधी, माफिया या गैंग पनप नहीं पाएगा। योगी का प्रण, यूपी से क्राइम खत्म। माफिया, गैंगस्टर, गौ तस्कर योगी फोर्स के रडार पर। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। माफिया नेटवर्क पर प्रहार, गौ तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन, गैंगस्टर्स पर योगी फोर्स का हंटर। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में, जहां जनता के मन में डर नहीं, सुरक्षा का भरोसा है। और उसकी तस्दीक करती हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर माफिया पर एक्शन की है, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कह रखा है कि यूपी में माफिया को पनपने नहीं देंगे। दूसरी तस्वीर गैंगस्टर के बुलेट ट्रीटमेंट की है, जहां 25,000 के इनामी को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। वहीं तीसरी तस्वीर यूपी में गौ तस्कर पर एक्शन की है। दरअसल सीएम योगी का आदेश है कि गौ माता के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा, लिहाजा योगी फोर्स भी मिशन में जुटी है और यूपी में एक एक कर गौ तस्करों की तलाश कर उनका हिसाब किया जा रहा है। शाहजहांपुर में योगी फोर्स ने गौ तस्कर को जब चेकिंग के दौरान रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वहीं मुरादाबाद में एक ही केस से जुड़े 6 गौ तस्करों से 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि 2 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहांपुर और मुरादाबाद में पुलिस ने हथियार, बाइक और अवैध सामान बरामद किया है। योगी फोर्स का एक्शन खनन माफिया पर भी हो रहा है। एटा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। इस दौरान छापेमारी करते हुए प्रशासन ने एक लोडर और 3 ट्रैक्टर मौके से जब्त किया, जो अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे थे।
यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए जारी मेगा ऑपरेशन के तहत योगी फोर्स गैंगस्टर्स का भी चुन चुनकर हिसाब कर रही है। फतेहपुर में 25,000 के इनामी गैंगस्टर जीशान खान को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान जीशान खान पुलिस के सामने आ गया। जवाबी कार्रवाई में जीशान के पैर में गोली लगी। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जीशान पर फतेहपुर और कौशाम्बी में 11 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बागपत में गैंगस्टर विपुल के घर कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर विपुल के खिलाफ गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। यानी मैसेज क्लियर है, यूपी में कोई माफिया हो या गैंगस्टर या फिर कोई इनामी अपराधी, योगी राज में किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक प्रकरण याद होगा, जहां धुंध के बीच में एक युवक गड्ढे में गिरा और उसको पूरा सिस्टम चाहकर या शायद कोशिश ना करते हुए बचा नहीं पाया। एक बार फिर नोएडा के अंदर गड्ढा ही बना है मौत की वजह एक और युवक। सिस्टम पर फिर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर एक घर के अंदर सिर्फ शोक है, आंसू हैं, चीखें। सेक्टर 150 में युवराज की मौत हुई थी। उस मौत के बाद कई वायदे हुए, कई दावे हुए थे, कई सस्पेंशन हुए थे, लेकिन सेक्टर 126 में फिर वही कहानी दोहरा दी गई है। कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, सिस्टम की जानबूझकर की जा रही लापरवाही और नजरअंदाज की है। गाजियाबाद का रहने वाला छात्र हर्षित भट्ट इसी लापरवाही का शिकार हुआ। पर मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के संग जो भी कुछ करा है छोड़ना ही नहीं। युवक हर्षित भट्ट की डूबने से मौत हो गई। इस गड्ढे में डूबकर हर्षित ने दम नहीं तोड़ा। एक बार फिर सिस्टम ने दम तोड़ा है और एक बार फिर एक युवक की मौत सिस्टम के गड्ढे पर सवाल खड़े कर रही है। नोएडा का सेक्टर 126, जहां पानी से भरा गहरा गड्ढा एक बार फिर मौत का कुआं बन गया। 23 साल का हर्षित भट्ट, जो अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने आया था, उसी गड्ढे में समा गया। बताया जा रहा है कि हर्षित अपने दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा, लेकिन कुछ ही देर में वो दलदल में फंस गया और जब तक मदद पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा कभी खोदा गया था बेसमेंट बनाने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। वो तालाब के अंदर यहाँ पर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि हर्षित की जो मां का आरोप है कि हर्षित एक बहुत अच्छा तैराक है और डूबने से उसकी मौत नहीं हो सकती, और ये कई बड़े सवाल खड़े करे। लेकिन सवाल नोएडा प्रशासन के साथ साथ हर्षित के दोस्तों पर भी उठ रहे हैं। क्या हर्षित की मौत सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है? क्योंकि जब इतना गहरा गड्ढा था तो यहाँ किसी गार्ड की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन समय रहते मौके पर नहीं पहुँच पाया और हर्षित ने मौके पर दम तोड़ दिया? क्योंकि हर्षित के दोस्तों का कहना है कि प्रशासन को खबर दी थी, लेकिन बचाव दल को आने में देरी हो गई। और सबसे बड़ा सवाल खुद हर्षित के दोस्तों पर भी, जिसके साथ वो पार्टी बनाने सुनसान जगह पर गया था। क्योंकि हर्षित की मां का कहना है कि वो जबरदस्त तैराक था, उसकी डूबने से मौत नहीं हो सकती। साथ ही हर्षित के शरीर पर चोट के भी निशान हैं। मेरे बेटे के जो पूरे बॉडी पे ब्लैक कलर के मार्क हैं, जैसे कि कंपास पौंधा गया है, वो कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, चोट के निशान भी हैं, बैक साइड में है, वी शेप में पूरा नील पड़ा हुआ है। अब नील पड़ा हुआ है और मैं को नहीं पता, मुझे तो बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। हर्षित गड्ढे में डूबने से मरा या वो किसी साजिश का शिकार हो गया, ये सवाल क्यों उठ रहा है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। जिस जगह हर्षित की डूबने से मौत हुई, वहां से शराब की बोतलें भी मिली हैं। साथ ही उसके शरीर पर कपास से गोदने के भी निशान हैं। सुनसान जगह पर कुछ ऐसे पार्टी करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई रोक टोक ना करे। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कि क्या हर्षित और उसके दोस्तों ने शराब पी थी या नहीं पी थी। लेकिन मां ने जो आरोप लगाया है कि हर्षित एक अच्छा तैराक था और वो अच्छी से तैराकी कर सकता था और उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जगह डिस्प्यूटेड जगह है। क्या हर्षित की मौत खुद की लापरवाही से हुई या फिर उसके मौत के पीछे उसके दोस्तों का हाथ है या फिर प्रशासनिक लापरवाही? हर्षित एमआईटी यूनिवर्सिटी का छात्र था, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था और एक दिन कोच बनने का सपना देख रहा था, लेकिन वो सपना भी इसी गड्ढे में डूब गया।
अब एक हैरान करने वाली खबर है। वो खबर है महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक में कॉरपोरेट कल्चर में कट्टरपंथी साजिश का खुलासा हुआ। नासिक के एक नामी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और मेल कलीग का जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह भी है कि कंपनी में ऐसे मंसूबों को कई सालों से अंजाम दिया जा रहा था, कई सालों से चल रहा था। शिकायत की गई थी, लेकिन कोई किसी पीड़ितों की बात, उनकी शिकायत सुनी तक है। रिपोर्ट देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली है। आईटी कंपनी में धर्मांतरण करा गया। एमएनसी में महिलाओं का शोषण। अब तक आपने स्कूल कॉलेजों में धर्म परिवर्तन की खबरें सुनी होंगी। सोशल मीडिया से धर्म परिवर्तन के नापाक खेल का खुलासा देखा होगा। गरीब और जरूरतमंदों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की बातें सुनी होंगी। यहां तक कि कई शहरों के जिम में महिलाओं को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाने का केस भी सामने आया। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में महिलाओं के शोषण और धर्म परिवर्तन का मामला एक मल्टीनेशनल कंपनी से सामने आया है, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी में चल रहे इस रैकेट की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले नासिक पुलिस के गिरफ्त में आए इन आरोपियों को देखिए, जो पिछले 4 साल से इस नापाक साजिश में शामिल थे। शिकायत के बाद शुरुआती जांच और तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक पकड़े गए आरोपी कंपनी में काम करने वाली जूनियर लेवल की महिला कर्मचारियों का लंबे समय से शोषण कर रहे थे। महिला सहकर्मियों से छेड़छाड़ के साथ दफ्तर में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी अपमानजनक बातें करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि एक पुरुष कर्मचारी के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सामने आया है। यहाँ तक कि पुरुष कर्मचारी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर उस पर आपत्तिजनक खानपान के लिए भी दबाव डाला गया। देश के जाने माने एमएनसी में इस जघन्य अपराध के मामले में अब तक 8 पीड़ित महिलाएं सामने आ चुकी हैं और नासिक पुलिस ने इस मामले में एक टीम लीडर समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध आरोपी तौसीफ अत्तार, दानिश, शाहरुख शेख और रजा मेमन के खिलाफ हिंदू युवक को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी में काम करने वाले महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की 9 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासिक की इंटरनेशनल कंपनी के बंद एसी कमरों में यह अपराध पिछले 4 साल से जारी था। इतना ही नहीं, पीड़ित महिलाओं ने कंपनी के एचआर हेड को पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के नियमों के तहत लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन एचआर हेड ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि पीड़िता की शिकायत पर एचआर हेड ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब एमएनसी में नॉर्मल है। अब पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर छेड़छाड़, बलात्कार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। नासिक के एक बड़ी नेशनल कंपनी में काम करने वाले 9 लड़कियों के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। वो उन लड़कियों को कई कंपनी के जो काम करने वाले जो लड़के थे उनसे उन पर अत्याचार करने की खबर सामने आई है। उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद इसी मामले को लेकर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने एक एसआईटी स्थापन की है। इस एसआईटी के स्थापन के बाद इस पूरी मामले की जांच होने वाली है। पुलिस को शक है कि ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के तहत ये कट्टरपंथी साजिश रची जा रही थी। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में 50 से ज्यादा पीड़ित हैं, जो धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। लेकिन नासिक के एमएनसी में महिलाओं के खिलाफ शोषण और पुरुष कर्मचारी के धर्म परिवर्तन की खबर ने सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर पर बड़े सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि ये सबूत है कि देश भर में कट्टरपंथी साजिशों की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। नासिक से सागर गायकवाड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त हमारे खास चुनावी शो चुनावी दूरबीन का। जैसे बिहार में आपको याद होगा, लोगों ने खूब पसंद किया था चुनावी दूरबीन को। अब ये चुनावी दूरबीन पहुंची है पश्चिम बंगाल और सबसे पहले पहुंची वहां पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में। नमस्कार, मैं हूं बाबू मोशाय और मैं पहुंच गया हूं कोलकाता में। बंगाल में इस वक्त बवाल चल रहा है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं चुनावी दूरबीन, इलेक्शन का अनोखा शो।
प्यार के बाद मैं बंगाल में दिखाऊंगा कि भैया दूरबीन से किसका खेला होने वाला है। क्या नजर आ रहा है? तैयार है? जय जय श्री राम मोदी जी का। क्या नाम है? क्या नाम है? राजू नाम है। ये बताइए, ये दूरबीन देख रहे हैं आप? ये दूरबीन बड़े काम की है भैया। इसमें देखेंगे और इसमें दिख जाएगा आपको कि बंगाल में किसका खेला होने वाला है। देखना है आपको? देखना है? पकड़िए, थामिए। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, ओए राजू, दूरबीन जरा देख लियो भैया, कौन भाग रहा है इसमें? ममता सरकार जाने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ममता सरकार जाने वाली है। देखिए, हाँ, ममता सरकार जाने वाली है। हाँ, मैं साफ देख रहा हूँ, ममता सरकार जाने वाली है। दीदी भाग रहा है। अरे अरे अरे, आप मोदी के समर्थक हो इसलिए बोल रहे हैं? दीदी नहीं, को क्यों भगाए? दीदी का जो तुष्टीकरण सरकार है ना, वो नहीं चाहिए। दीदी का तुष्टीकरण सरकार नहीं चाहिए। मोदी का सबका साथ सबका विकास चाहिए। मैं देखता हूँ, मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है। बेरोजगार को नौकरी चाहिए। दीदी का बात छोड़ो। नहीं नहीं, दीदी तो कह रही है मैंने नौकरी दी है। महिलाएं तैयार है? तैयार है? पकड़िए, पकड़िए दूरबीन को। देखिए कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन दिख रहा है, कौन आता दिख रहा है आपको? किसको सुनने आ रहे हैं? मोदी को, मोदी को, मोदी को, मोदी को। आप तो बीजेपी वाले हो भैया। हाँ, बीजेपी वाले हो भैया। हाँ, बीजेपी भागेगा दीदी, बांग्लादेश भागेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? राजकुमार भाई जी। सुनिए 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 सुनिए। वो किसी काम का नहीं। क्या है? धर्म हमारा सनातन। क्या नाम है? क्या नाम है? सत्यनाथ मानना। ये जो दूरबीन है ना सत्यनाथ, इसमें देखेंगे तो सत्य दिख जाएगा आपको। देखिए भाग रहा है, दिखाई देगा। दीदी तो कह रही है हमने युवाओं को बहुत नौकरी दी है। दीदी भाग जाएगा। भाजपा आएगा, भाजपा आएगा। 26 की इलेक्शन में भाजपा आएगा। जय श्री राम। कैसे रोकोगे टीएमसी? जनता देख रहा हो ना, जनता सब कुछ तय करेगा। जनता सब कुछ तय करेगा। सनातन है धर्म हमारा, सनातन ही सच्चे है। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम की बच्चे है। जय श्री राम। दीदी को सुनिए, दीदी कौन सी सनातन की विरोधी है? दीदी सब कुछ, दीदी सनातन की विरोधी है। दीदी खुद मुस्लिम है, इसीलिए जो भी काम कर रहा है। एक बात बताइए, ये ममता से बुराई क्यों है? मोदी जी ममता को कैसे रोकेंगे? एक अंगुली की वोट से ममता रुक जाएगा। ममता ने विकास किया? कुछ नहीं किया है, सब लूट लिया है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? आप लिपिका बेरा है। चोर चोर चोरी है। कौन है चोर? वो ममता जी है चोर। आज मोदी जी आए और कहने लगे ममता में बेटियों के लिए ममता नहीं है। इस दूरबीन में देखिए और बताइए कि ममता बनर्जी में ममता है क्या बेटियों के लिए? है ममता बनर्जी में ममता बेटियों के लिए? है। ये बंगाल है। अच्छा। हाँ, ये बंगाल में हाँ। तृणमूल जो दल है हाँ। वो अच्छा है, वो विराट दल है। इधर में कोई हिंदी वाला हाँ। जो दिल्ली से आया सब हाँ। हिंदी वाला हाँ। वो हिंदी वालों को जाएगा, इधर बांग्ला में नहीं चलेगा। जो बोलता है वो करता है, ठीक है, डंके की चोट में। इसमें एक बार देखिए आप और ये बताइए, बंगाल में जो विकास हुआ है वो दिल्ली ने किया है या फिर ममता ने? इधर बंगाल में तो ममता ही ममता है। हर गली में हर घर में ममता है। जितना भी करो हमला फिर भी जीतेगा बांग्ला। से खुश है यूथ? यस, खुश है। हाँ। अच्छा ये बताइए, 4 तारीख के बाद सीएम की कुर्सी पे कौन दिख रहा है? ममता बनर्जी। कमरे में सिर्फ हमको एक ही चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 तारीख के बाद मोदी जी रो रहे हैं। आज ऐसा एक बार नहीं, 2021, 26 जितना बार आए दीदी के साथ लड़ने के लिए, हर बार उनको हारने में नजर दिख रहा है। और बंगाल में अगर विकास के आधार में लड़ाई किया जाएगा, विकास के आधार में वोट दिया जाएगा,
ममता छोड़कर कुछ नहीं है। चलिए बाय 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 बाय, आज के लिए बस इतना ही। चुनावी दूरबीन लेकर कल फिर आऊंगा मैं, तब तक के लिए बाबू दूरबीन वाले मोसाई को का कहिए बाय बाय। कल फिर मुलाकात होगी। हमने दोनों पक्षों को सुना और जाना कि दूरबीन से आखिरकार उन्हें क्या नजर आ रहा है। विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। किसी राज्य में चुनाव हो और वहां बुलडोजर की गूंज सुनाई ना दो, ये संभवतः होता हुआ दिखता नहीं। हर राज्य में बुलडोजर की डिमांड हाई रहती है और अब पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल की मांग हो रही है। चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। अभी तक सीएम योगी की बंगाल में एक भी रैली नहीं हुई। ऐसे में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, वो सवाल ये कि बुलडोजर बंगाल के रण में कब उतरेगा। बंगाल चुनाव में एक तरफ बुलडोजर बाबा की डिमांड है तो दूसरी तरफ बुलडोजर का डर। बंगाल में चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बुलडोजर बाबा यानी यूपी के सीएम योगी की डिमांड हाई होती जा रही है। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। होगी बुलडोजर, होगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी की विदाई। बंगाल की जनता को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और उस बुलडोजर मॉडल का बेसब्री से इंतजार है, जिससे उत्तर प्रदेश में कब्जा गैंग और बड़े बड़े माफिया डर से थर-थर कांपते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीएम योगी की एंट्री कब होगी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आखिर बुलडोजर बाबा की मांग क्यों आई। क्योंकि बाबा का बुलडोजर न्याय का पर्याय बन चुका है। बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है, महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है, सरकार पर अपराधियों को शरण देने का आरोप है, लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही कटघरे में है। बंगाल में चुनाव और चुनाव के बाद हिंसा आम बात है। बंगाल तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुका है। यानी बुलडोजर मॉडल का मतलब है कड़क कानून व्यवस्था, अपराधियों और दंगाइयों का सफाया। यही वजह है कि बंगाल की जनता, खासकर बीजेपी के कोर वोटर को सीएम योगी का इंतजार है। योगी और मोदी सब लोग बुला रहे हैं, सब लोग योगी आएगा। यहाँ प्रचार करेंगे सब। जो अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, योगी जी आने के बाद में कोई नहीं डरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, लेकिन बीजेपी इस बार योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल एक ब्रह्मास्त्र की तरह करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि योगी की एंट्री तब हो जब चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर हो, ताकि उनके भाषणों का असर मतदान के दिन तक ताजा रहे। बंगाल में चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को है और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा शुरू हो सकता है। इस दौरान योगी मालदा, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी की एंट्री का सीधा मतलब है हिंदू वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना। 2021 के बंगाल चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक डिमांड वाले नेता थे। 2021 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा जनसभाएं की थी, जिसका फायदा भी दिखा था। मगर 2026 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बाबा और बुलडोजर जीत के अहम फैक्टर हो सकते हैं। कोलकाता से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ का इंतजार है तो पाकिस्तान में एक नए हंगामे का इंतजार है। तो ये सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म होने वाला है। हालांकि ये सिर्फ सीज फायर का प्रपोजल है, जिसके ऊपर अभी कोई सहमति असहमति नहीं है, बातचीत होनी, लेकिन जंग जरूर डीएस्केलेट हुई। सवाल यहां पर यह भी कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग एक बार फिर भड़कने वाली है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। एक तरफ इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह पर हमला करना नहीं छोड़ेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका 10 में से 3 शर्तों को पहले तोड़ चुका है। तो अमेरिका ने कहा कि अगर एक बार और सीज फायर टूटा तो ईरान में सर्वनाश भी तय है। इस्लामाबाद में बनेगी बात ईरान के खिलाफ युद्ध विराम या अभी बाकी है बारूदी संग्राम। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक सवाल यही है कि ये युद्ध विराम है या अमेरिका और ईरान के बीच एक अल्प विराम, क्योंकि सीज फायर के बाद भी जंगी आग भड़क रही है
और ये आग इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद कर सकती है। इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर जब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जंगी चिंगारी छोड़ दी है। ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है, अमेरिकी सेना ईरान के दरवाजे पर तब तक डटी रहेगी जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती। साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि इस बार ऐसी तबाही होगी जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी हो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्य कर्मी, हथियार और अन्य सभी चीजें जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुके ईरान को तबाह करने के लिए जरूरी हैं, ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए सीजफायर के समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। यही नहीं, ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दोहराया कि ईरान को वादे के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से चालू रखना होगा। साथ ही सीज फायर के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और अगर ईरान सीज फायर के लिए तय की गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका एक अभूतपूर्व हमला कर सकता है। अगर किसी भी कारण से अंतिम समझौता नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ऐसी शूटिंग शुरू हो जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। एक तरफ अमेरिका अभी से सीज फायर टूटने पर जोरदार हमले की तैयारी में जुटा है, तो ईरान ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। ईरान की ओर से सीज फायर में लेबनान को भी शामिल करने और हमले रोकने की चेतावनी दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट हैं। अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजराइल के माध्यम से युद्ध जारी रखना होगा, वो दोनों नहीं चुन सकता। दरअसल ईरान ने सीज फायर के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जिसे युद्ध रोकने का आधार माना जा रहा था। लेकिन इन 10 शर्तों में 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। पहला पॉइंट, लेबनान को भी संघर्ष विराम में शामिल किया जाए, लेकिन इजराइल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट, सीज फायर की घोषणा के बाद ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन। ईरान के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन घुसा था जिसे मार गिराया गया था। तीसरा पॉइंट, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार। अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहता है। यानी सीज फायर की शर्तों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है और ईरान अमेरिका के बीच कभी भी बात बिगड़ सकती है। अगर इस्लामाबाद में डील होती है तो युद्ध खत्म हो सकता है और अगर बात नहीं बनती तो मिडिल ईस्ट में महाविनाश की नई शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सबकी नजर है 11 अप्रैल को होने वाले ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर। लेकिन सवाल फिर ये कि आखिर सीज फायर होने के बाद भी इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या सीज फायर वाकई हुई है या सिर्फ सीज फायर का प्रपोजल है? 10 शर्तों जो दी गई, क्या वो अमेरिका और ईरान के पास अलग अलग हैं? तो सहमति क्यों नहीं बन रही? सहमति नहीं बनती है तो इस झूठ को किसने फैलाया, उसे समझने से पहले ये समझिए कि सीज फायर को अमेरिका डस्टबिन क्यों कह रहा है। उसके पीछे की वजह है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर को तोड़ना चाहता है तो ये उनकी इच्छा है। ईरान बिना लेबनान के हमले को बिना वजह के लेबनान के हमले को ईरान तूल दे रहा है। ईरान को यूरेनियम को एनरिच करने का कार्यक्रम, यानी यूरेनियम संवर्धन को रोकना होगा, ये कह रहे हैं जेडी वेंस। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी आया कि ईरान का शुरुआती 19 सूत्रीय प्रस्ताव बेकार था। प्रस्ताव को ट्रंप ने डस्टबिन में फेंक दिया। डेडलाइन से डरकर ईरान बातचीत में तैयार हुआ और ये ईरान ने हमारे मुताबिक नया प्रस्ताव दिया है। कल ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, कि हम ईरानी यूरेनियम खोदकर निकाल लेंगे। तो बड़ा सवाल फिर ये कि क्या परमाणु कार्यक्रम और लेबनान पर ये सीज फायर टूट जाएगा? वाहवाही लूटने के चक्कर में शहबाज मियां किस कदर झूठ पर झूठ बोलते रहे, उसका सबसे बड़ा सबूत देखिए। शहबाज ने लेबनान के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका दोनों को ही अंधेरे में रखा। एक तरफ अमेरिका को ईरान का लेबनान वाला प्रस्ताव नहीं दिया और ईरान को अमेरिका का बिना लेबनान वाला प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अमेरिका इसे नहीं मानेगा। इधर इजराइल ने साफ कर दिया था कि जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे उस पर अटैक जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यह समझता रहा कि सीज फायर की शर्त में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है और ईरान समझता रहा कि डील में लेबनान शामिल है। लेकिन जैसे ही सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज किए, शहबाज की चालाकी सामने आ गई और ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं बंद होंगे इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अब पाकिस्तान का दूसरा झूठ भी समझिए। किसी भी तरह ईरान और अमेरिका में सीज फायर हो जाए, उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए। इसके लिए शहबाज ने ईरान को यहां तक भरोसा दिला दिया कि अमेरिका को उसके यूरेनियम संवर्धन से कोई दिक्कत नहीं है।
वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसकी बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ही था। और तो और पाकिस्तान ने खलीफा को यह भी भरोसा दिया कि हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल से अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है, बस सीज फायर तक हॉर्मुज को खोलना होगा। इस बीच जब ईरान ने हॉर्मुज पर टोल लगाने का ऐलान किया तो पाकिस्तान का ये झूठ भी दुनिया के सामने आ गया। यानी पाकिस्तान ने झूठ बोलकर ट्रंप को फंसा दिया। और अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि सीज फायर का पहला 10 सूत्रीय प्लान शायद चैट जीपीटी ने लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि मिडिल ईस्ट में जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। लेकिन ये बातचीत हो उसके पहले आपको जानना यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान ने कब वर्ल्ड लेवल पर ऐसा कोई मीडिएशन किया है और उस मीडिएशन का अंतिम परिणाम क्या निकला। ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है भाई। साल 1971 और 72 पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। तब अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर था और दोनों के बीच सीधा कोई संवाद नहीं था। तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान की सीक्रेट डिप्लोमेसी से बातचीत हुई। हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन का चीन दौरा हुआ, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2018-2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत कराई। तब तालिबान की लीडरशिप और यूएस के संपर्क कराया। दोहा में अमेरिका और तालिबान का समझौता हुआ और उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को छोड़ दिया। 2021 में तालिबान सत्ता में आया, लेकिन तब से अफगानिस्तान में अस्थिरता का ही दौर है। ये 2 ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तीसरी एक और खबर सामने आने जा रही है कल के इसी बीच